देखिए इलेक्ट्रिकल्स क्या होता है, ठीक है, ये एक्टिविटी वाला पार्ट है और तो बोल सकते हो तीन गाइडेड है ना, सबसे टॉपिक कौन सा था, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज का, ये आपका थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, ठीक है। तो इसमें पहले बेसिक थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स की कंडक्टर में भी मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक बेटा मेरी वाइस आ रही है ऑनलाइन में? यस चलो सही हो गया। देखिए आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। इसमें देखिए दो तरह के कंडक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, कंडक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर आप मेनली फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, मेटालिक कंडक्टर के बारे में ऑलमोस्ट आप लोग फिजिक्स में सारा पढ़ लेते हैं, है ना। और यहाँ पे केमिस्ट्री में जो हम लोग को कंडक्टर की बात करनी है वो मेनली करनी है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। लेकिन जितनी भी बेसिक थ्योरी है वो ज्यादातर हम लोग मेटालिक कंडक्टर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, जिससे आपको दोनों डिफरेंस पता चल जाए और जो बातें डिफर करती है इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर में वो भी क्लियर हो जाए।
कौन कौन से टर्म्स, कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो डिफर करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर की बात बोलते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स होते क्या हैं। तो मेटालिक कंडक्टर्स या तो बेटा मेटल्स होते हैं, मेटलिक होते हैं, या कुछ एलॉय भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मेटल्स में जैसे सबसे जो पॉपुलर मेटल है वो कॉपर है। कॉपर बहुत सा मेटालिक कंडक्टर है, आयरन भी है ना, Fe, और सिल्वर भी मेटालिक कंडक्टर है, प्लेटिनम जैसे हम लोग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लेते थे, ठीक है, गोल्ड हो गया एसेट्रा। मेटल को कोई भी हो सकता है, जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट ही लिए आते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है, तो उन्हें रिफर करते हैं एज ए मेटालिक कंडक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं जो हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना है इनके बारे में, वो क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में बेटा किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। जैसे कोई आपने सॉल्ट लिया, जैसे आपने बेटा NaCl लिया, ठीक है, और NaCl सॉलिड लिया और उसको आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो वाटर में डिसॉल्व करने में जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा वो आपका एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ आ रही है? अगर उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह कराएं तो वो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर में बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जनरली ये एक्वस सॉल्यूशन होते हैं या समटाइम्स मॉल्टन सॉल्यूशन भी ले लेते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर आर एक्वस और मॉल्टन सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है या कोई सॉल्ट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब यहाँ पे आप एसिड का कोई सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिड का सॉल्यूशन तैयार कर सकते हो, जैसे HCl को पानी में डिसॉल्व कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, या किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया NaOH KOH, या किसी सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो ये सभी आपके ओवरऑल जो सॉल्यूशन बनेंगे वो सब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कैसे बिहेव, उनको क्या नाम देंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। हां सर जो लिक्विड्स जैसे फिनॉल या सर एक मिनट ऊपर कर लीजिए। हाँ वो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मतलब एसोसिएट हो रहे हैं तो इसका मतलब तो है नहीं कि इनका कंसंट्रेशन जीरो तो हो ही जाता है, कभी एसोसिएट होने के बाद भी कुछ कंसंट्रेशन तो रह ही जाता है, तो वो बिहेव करेंगे, कंडक्टर कंडक्टेंस शो करेंगे, है ना। हाँ वो बात अलग है कि कंडक्टेंस में कम होगी एसोसिएशन की वजह से, कंडक्टिविटी कम होगी। सेकंड पॉइंट आता है, सेकेंड पॉइंट बोलते हैं मेटालिक कंडक्टर की रिगार्डिंग कि मेटालिक कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं, मतलब जो करंट का कंडक्शन कराते हैं, तो वो कौन होते हैं। तो करंट कैरियर्स आर फ्री मोबाइल आयन। मेटालिक कंडक्टर में करंट कैरियर क्या होते हैं, फ्री मोबाइल आयंस होते हैं, है ना। और ये सब लोग जानते हो कि मेटल में जो करंट का कंडक्शन करते हैं वो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर में करंट कैरियर्स आर फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। But in case of electrolytic conductor में जो current carriers होते हैं, these are free mobile ions, वो free mobile ions होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो फ्री मोबाइल आयन, जैसे NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो उसमें कंडक्टिविटी कौन कराएंगे, सोडियम है ना, क्लोराइड का सॉल्ट का कटायन एज वेल एज दोनों, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट कैरियर्स होते हैं वो फ्री मोबाइल आयंस होते हैं, उसमें कटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट में कि जैसे हर मेटल का या हर मेटालिक कंडक्टर का अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, फिजिक्स में कैसे पढ़ते हैं लोग, जैसे किसी मेटल है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस अपोज करते हैं, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वो क्या करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है। जैसे कोई मेटालिक कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता रहता है, उनके रास्ते में मेटल के आयंस आते हैं, कर्नल्स जिनको बोलते हैं मेटल आयंस, और उनके साथ लगातार कोलिजन्स होते रहते हैं। तब भी वो कोलिजन्स करते करते आगे बढ़ते रहते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ दौड़ते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर भी वो जो कर्नल्स हैं वो उनके रास्ते का रोड़ा तो बनता ही है,
है ना। अगर वो ना हो तो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो हर एक मेटल में रेजिस्टेंस होता ही है ना। और ये भी आप लोगों ने फिजिक्स में खूब बढ़िया से पढ़ा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और अगर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात की जाए तो उसके इनवर्सली, तो दोनों के प्रोडक्ट के भी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा R इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो क्या आ जाता है, यहाँ पर एक रेजिस्टिविटी का टर्म एज ए कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का जो कि मेनली हम लोग मेटालिक कंडक्टर्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एल यहाँ पे आप बोल सकते हो एल है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। मान लो कि ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इसकी ये एल क्या है, ये लेंथ। ठीक है, और ए इसका क्या है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और रो रेजिस्टिविटी है, इसको अलग से लिखना होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब आते हैं कि यार जो ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जैसे एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये मान लो कि लेफ्ट वाली प्लेट कैथोड प्लेट है ना, और राइट वाली प्लेट एनोड है, और इसके बीच के, इसके इन बिटवीन किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन फिल है ना। इसके बीच में क्या है, किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन फिल है, ये मान के चल रहे हैं। इन दोनों प्लेट के अंदर या बीच में है ना, किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, इस तरह से फिल्ड है। ठीक है, और ये दोनों प्लेट बैटरी के पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो होगा क्या कि मान लो कि सॉल्ट ए बी है, अभी ऐसे जनरल मान लेते हैं ए बी सॉल्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इस प्लेट पे आने लगेगा पॉजिटिव चार्ज है, और इस प्लेट पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये आयंस का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से आप लोग पढ़ ही चुके हो, ये कैटायन मूव करने लगेंगे टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज प्लेट, और जितने भी एनायन है वो मूव करेंगे पॉजिटिव तरफ। तो इसमें जो आयंस, जो करंट कैरियर्स है, जब वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ जा रहे होंगे तो वो कोई रेजिस्टेंस का नहीं फील कर रहे होंगे, है ना। जैसे मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते के रोड़ा बनते हैं, वो मेटल मेटल करना, तो क्या ये आयंस कोई रेजिस्टेंस नहीं फील कर रहे, कर रहे हैं, तो वो किस Yes, वजह से, right. तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है ना, इनका कोलिजन हो रहा होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से। ठीक है, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी को बोल देते हैं विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं उनका भी अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस मेनली किसकी वजह से डेवलप होता है, उस सॉल्वेंट की विस्कोसिटी की वजह से आता है ना, क्योंकि हर सॉल्वेंट की अपनी क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आने का पीछे रीजन है वो है किस पे डिपेंड कर जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है इट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। बोलते हैं कि विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होती है सॉल्वेंट की, उतना उस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होता है, और जितना विस्कोसिटी कम होती है उतना रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है ना, लेकिन रेजिस्टेंस भी होता है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। और अगर आपको कैलकुलेशन करने को बोल दिया जाए कि बताओ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, तो उसके लिए भी फॉर्मूला यही लगता है। मतलब फॉर्मूला ऐसा नहीं कि वो नया फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मूला इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज किया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी बदल जाती है। क्या, देखो उसको समझो, जैसे मेटालिक कंडक्टर में जो स्मॉल एल था, ये स्मॉल एल, वो मेटालिक रेजिस्टेंस में एल क्या था, है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, मेटालिक कंडक्टर।
ठीक है। अब यहाँ पे L क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, है ना। तो यहाँ पे वो जो L है वो एक्चुअली पूरा जो कंडक्टर रेजिस्टेंस आयन जो फील कर रहे होंगे, वो जैसे मान लो एक कटायन है, वो इस प्लेट से चलते चलते यहाँ तक जा रहा है, तो वो अगर एक प्लेट से दूसरी प्लेट तरफ मूव कर रहा है तो वो कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर कर रहा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, L। तो वो जो भी रेजिस्टेंस फील कर रहा होगा वो इसी L लीनियर डिस्टेंस के कवर करते समय को फील कर रहा होगा, है। तो यहाँ पे बेटा जो L ले लिया जाता है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इलेक्ट्रोडिक कंडक्टर के लिए जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो L क्या होता है, L होता है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। जो कैथोड और एनोड प्लेट है उनके बीच की डिस्टेंस, और ज्यादातर सीजीएस सिस्टम में हम लोग करेंगे तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखेंगे, क्योंकि ये प्लेटें बहुत पास होती हैं, बहुत दूर तो होती नहीं है, तो सीजीएस में इनको ये डिस्टेंस आपको दी जाएगी। और फिर ये ए क्या होगा यहाँ पे, हाँ तो ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ही हो जाएगा प्लेट का, ठीक है ना। चाहे दोनों प्लेट सेम साइज की है, यूनिफॉर्म प्लेट है, तो किसी भी प्लेट का एरिया ले लो बराबर ही होगा। तो ए क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में कुछ ऐसा बोला जाएगा कि किसी सॉल्यूशन की में इलेक्ट्रोनिक सॉल्यूशन में बोल देगा कि प्लेटें आधी डूबी हुई है, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो केवल उसके हाफ प्लेट ही डिप्ड है, आधी प्लेटें हवा में है, ठीक है। आधी प्लेटें तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबी हुई है और आधी प्लेटें बाहर है। तो यहाँ पे जब हम लोग यही मान लो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला बनाएंगे तब एरिया क्या रखेंगे, पूरा, हाँ जितना वो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, अगर हाफ प्लेट डिप्ड है आधी प्लेटें डूबी है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 है। तो इसको आप ऐसे थ्योरी में लिखिए जिससे कभी गड़बड़ी होने के चांस आ रहे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड जो डिप्ड एरिया है इसको ऐसे लिखिए, डिप्ड एरिया ऑफ, ऐसे लिखिए डिप्ड, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा प्लेटें पूरी डूबी हो, है ना, जितना एरिया डूबा होगा वही वाला लीजिएगा। डिप्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो उससे कभी गड़बड़ होने के चांस नहीं रहेंगे आपको, तो जितनी प्लेटें सर ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लेट कुछ ज्यादा डिप्ड हो और एक कम? ऐसा नहीं वैसे दिया जाएगा, यूनिफॉर्म प्लेटें ही जाकर दी जाएगी। और अगर मान लो ऐसा आपके मन में आ रहा है कि ऐसा दिया जाएगा तो वहां पे फिर हम लोग इफेक्टिव एरिया ले सकते हैं, है ना, वहां पे हम लोग इफेक्टिव वो वाला एरिया जो दोनों के लिए कॉमन है, वो वाला एरिया जो दोनों प्लेट के लिए कॉमन है वो वाला लिया जाएगा, हाँ जो छोटे प्लेट है क्योंकि वो दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है। वैसे केमिस्ट्री में ऐसे नहीं बनते क्वेश्चन, हाँ ये जरूर हो सकता है क्वेश्चन में कि प्लेटें 1/3 डिप्ड है इस तरह से, तो फिर समझ जाना कि एरिया A/3 देगा तो पूरी प्लेट का एरिया, लेकिन हम लोग जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो A/3 देगा, ठीक है। तो विस्कोसिटी लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन लगते रहते हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। वो फ्रिक्शन फोर्स जितने ज्यादा होते हैं लिक्विड उतना ही विस्कस होता है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपने टोमेटो केचप खाया हुआ है ना, बर्गर में नहीं खाते आ जाए तो आता नहीं है ना, बॉटल उल्टा, वो पाउच वाले नहीं, पाउच वाले नहीं, बॉटल वाले नहीं, तो बॉटल से जब टोमेटो केचप डालो तो नीचे नहीं आता, पीछे से उसको ठोकना पड़ता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा थोड़ी देर उसको करेगा तो ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे नीचे आता है, तो बहुत ज्यादा विस्कस होता है क्योंकि उनकी रिलेटिव लेयर के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आसानी से स्लिप नहीं करती, बहुत धीरे धीरे स्लिप करती है ना। लेकिन वाटर का विस्कोसिटी बहुत कम है, वाटर बॉटल अगर इसको ऐसे उल्टा कर दे खोल के तो पड़ के जाएगा है ना, तो उसका रेट ऑफ फ्लो हो जाता है, तो विस्कोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये
आप लोग को पता ही होगा मेरे ख्याल से, लेकिन दोनों में रिलेशन डिफरेंट टाइप का होता है। रजिस्टिविटी, ठीक है, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी रजिस्टिविटी की, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस टेम्परेचर का फंक्शन होता है, और मेटालिक कंडक्टर्स के लिए बात करें तो मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, बढ़ता है ना। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में उल्टा होता है। इक्विवेलेंट कंडक्टर्स का में बोलते हैं कि टेम्परेचर जब लोग बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटने लगता है। इसका आंसर आप लोगों को पता है और आप ही लोगों को बताना है दोनों में रीजन क्या है। मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और उसमें इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर से टेम्परेचर बढ़ाने में उल्टा होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। रीजन सोचो, बताओ। हाँ, पहले तो ये फिजिक्स वाला बताओ कि मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है? एक्सपेंशन जो है फिर वो कम होता है, वाइब्रेशन से ज्यादा होता है। हाँ, ये तुमने बहुत मजेदार बात की। देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक दौड़ता है ना, V1 से V2 पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डेवलप है। अब होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या आते हैं, मेटल के आयन, मेटल के आयन को कर्नल्स भी बोलते हैं, कर्नल्स, ठीक है। और ये जो कर्नल होते हैं ये बस वाइब्रेट कर सकते हैं, ये अपनी जगह फिक्स होते हैं। जैसे आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हो, जैसे NaCl है तो NaCl में Na+ आयन और क्लोराइड आयन फिक्स्ड होते हैं। जैसे सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पे बैठ जाते हैं और क्लोराइड आयन FCC पैक कर रहे होते हैं, तो उनकी एक फिक्स्ड लैटिस साइड होती है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी वायड में घुसघुसा के इंटर कर सकता है। ये मान लो हमारा रूम है, इसमें सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर विजुलाइज करो। सोडियम जाके बैठ गए ईच एज सेंटर में प्लस बॉडी सेंटर में, और क्लोराइड आयन बैठ गए कहां पे, कॉर्नर प्लस स्पेस सेंटर में। तो बीच में जगह तो होगी, बीच में वो 100% 74% का आता है FCC पैकिंग में, तो वो जो 26% जगह है वो वाइड स्पेस है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के भागते हैं। फिर भी बीच में कोलिजन, रास्ते में वो सब आयन तो टकराते ही हैं, कोलिजन तो होता ही, और वो आयन थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, तो वाइब्रेशन बड़ी तेजी से होने लगते हैं। ये जो कटायन है ये कर्नल से बड़ी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। मान लो कि कोई कटायन एज सेंटर में बैठा है तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करने लगेगा, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस अपने दाएं बाएं का थोड़ा सा डिस्टेंस कवर कर लेगा कि उसके पड़ोस से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो भी इससे टकरा जाए। बात समझ आ रही? तो वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं, और वाइब्रेशन जब बढ़ेंगे कर्नल्स के तो ऑब्वियस रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। हाँ, ये भी कहना सही कि एक्सपेंशन भी होगा मेटल का अपना, उसका अल्फा भी होता है, लेकिन जितना ज्यादा एक्सटेंड से एंट्रोपी बढ़ती है आयंस की, मतलब वाइब्रेशन जितने ज्यादा बढ़ते हैं उस एक्सटेंड से एक्सपेंशन नहीं होता है। इस वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, कोलिजन ज्यादा होने लगते हैं। तो इसमें बस टू द पॉइंट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बताइए क्या लिखूं मैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स, ठीक है, कर्नल्स या कटायंस लिख दो, इनकी बात है या आयंस लिखो, एनायन भी तो होंगे, इंक्रीजेस है, या केमिस्ट्री में इसको एंट्रोपी भी बोल देते हैं। एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अरे आयनिक सॉलिड है मान लो, कोई जरूरी नहीं कि उसको मेटल ही मान लो, आयनिक सॉलिड है, इसलिए वो सेफ साइड ही वर्ड यूज कर रहे हैं, है ना। वाइब्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीजेस, है ना। सर ब्रैकेट में क्या लिखा है? एंट्रोपी नो सर, डायग्राम।
ये कर्नल्स कर्नल्स हाँ मेटल के आयन, मेटल के आयंस को कर्नल बोल दिया है। सो द रेजिस्टेंस, हाँ वो ट्रांसलेट नहीं कर सकते लेकिन वो वाइब्रेट, हाँ वाइब्रेट कर सकते। हाँ बोलिए बेटा। सर एंट्रोपी तो उसकी रैंडमनेस होती है ना। हाँ तो अगर वाइब्रेशन बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी नहीं। अच्छा हाँ हाँ ओके। डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी ना, रेजिस्टेंस हो जाएगा फैक्टर, ठीक है ना। तो इसमें आप टू द पॉइंट इसको समझ सकते हैं इस बात से कि मेटालिक कंडक्टर में बेटा टेंपरेचर बढ़ाने पे वाइब्रेशन इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से कोलिजंस यूनिट टाइम पे ज्यादा कोलिजंस होने लगेंगे पहले के रिस्पेक्ट में, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, टेम्परेचर पहली बात तो विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो भी लिक्विड के लेयर्स के फ्रिक्शन है वो कम होने लगते हैं, तो विस्कोसिटी घटती है। और रेजिस्टेंस मेन जो आता है इलेक्ट्रिक वो विस्कोसिटी के रूप में आता है, अगर विस्कोसिटी घटेगी तो ऑब्वियस है क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरी बात आयंस की मोबिलिटी भी बढ़ती है, मतलब आयंस की स्पीड भी बढ़ने लगती है ना। फ्री आयन की मोबिलिटी भी टेम्परेचर का फंक्शन होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयंस थोड़ा ज्यादा स्पीड अप हो जाएंगे। तो दोनों फैक्टर का मिली जुली सरकार अगर देखें, दोनों फैक्टर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने मिलता है कि एक तरफ विस्कोसिटी घट रही है ना, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दूसरा आयंस की मोबिलिटी, आयंस की स्पीड वो भी बढ़ रही है, तो भी है ना रेजिस्टेंस, तो दोनों बातें इसमें विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ तभी तो टेम्परेचर बढ़ा रहे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिख लो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, विस्कोसिटी मेन आपको जो जोर देना है विस्कोसिटी में देना है, viscosity of solvent decreases, viscosity घटेगी और viscosity घटेगी, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर डिक्रीजेस, मेन जो है वो विस्कोसिटी है, साथ ही साथ वो मोबिलिटी भी बढ़ती है, आयंस की स्पीड भी बढ़ जाती है, लेकिन अगर किसी एक फैक्टर की बात करें जो डोमिनेंट फैक्टर है वो विस्कोसिटी है, ठीक है, तो उसको जरूर आप ध्यान रखें, मेन जो फैक्टर है विस्कोसिटी है। इस वजह से उल्टा अपोजिट रिलेशन देखने को मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने कुछ पॉइंट पे वो किया है, डिफरेंशिएट किया है मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर्स को हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे थे, ये कुछ बातें हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। इसमें किसी को डाउट कोई पॉइंट नहीं समझ आया बताइए, है ना, क्लियर हो गया सही को। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, इस कुछ टर्मिनोलॉजी और हम लोग को पढ़नी है। ये तो अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर, अब हम लोग को कुछ स्पेसिफिक टर्म है उनको समझना है, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हम लोग को पहले समझने हैं। सबसे पहला टर्म है कंडक्टेंस, ठीक है, बहुत छोटा टर्म्स है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है ये वैसे तो दोनों के लिए डिफाइंड होता है, मेटालिक कंडक्टर के लिए भी कंडक्टेंस डिफाइन होता है और इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर के लिए डिफाइन होता है। इसका जो सिंबल दिया जाता है इसको कैपिटल सी या फिर कैपिटल जी से एनसीईआरटी ने इसको रिप्रेजेंट किया है,
है ना। तो इसके ये मेन दो सिंबल है ना। कंडक्टेंस को जब भी हम लोग को डिनोट करना होता है तो कैपिटल सी या फिर कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होता क्या है, तो ये आपका रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल से कह रहे हैं। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो बस यही बात हम लोग को पता होनी चाहिए कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब 1/, ठीक है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख दीजिए रेजिस्टेंस, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आइदर इट मे बी मेटालिक कंडक्टर और ये डेफिनेशन दोनों के लिए वैलिड है, ये टर्म मतलब दोनों। अब इसको फॉर्मूले में ऐसे लिख सकते हैं C = 1/r, है ना, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इसका भैया छोटा सा फॉर्मूला बन गया। कंडक्टेंस कभी आपको दिया जाए तो उसको 1/r लिख देना, या रेजिस्टेंस दिया जाए तो उसका रेसिप्रोकल लिख देना, कंडक्टेंस है ना। अच्छा, यूनिट क्या होगी कंडक्टेंस की, ओम इनवर्स। बहुत बढ़िया, क्योंकि r की यूनिट क्या होती है, ओम, है ना। तो एक तो यूनिट हो गई ओम इनवर्स, ठीक है। लेकिन एक यूनिट और इसको बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मो, MHO, मो, ठीक है। और एक यूनिट और होती है साइमन, है ना। 3 यूनिट होते हैं, वो सब एक ही है, लेकिन हो सकता है कुछ भी आपको लिख के दे दिया जाए। इसको कैपिटल एस, साइमन को कैपिटल एस से लिखते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस की अपनी यूनिट ओम इनवर्स होती है, या फिर ओम इनवर्स कोई भी मो बोला जाता है ना। और या फिर साइमन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने यूनिट दी थी, तो साइमन के नाम से पढ़ो, ठीक है। क्लियर है। तो कंडक्टेंस के बारे में जो बेसिक है वो इतना ही है बस। क्लियर है। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। फिर सर, सेकंड पार्ट आता है, ठीक है। तो सेकंड टर्म है आपका कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एक नाम और है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कई बार न्यूमेरिकल में कंडक्टिविटी को ऑलरेडी बोला जा रहा है, कई बार इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस, दूसरा वाला ज्यादा पॉपुलर है ना। तो ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। किसका होता है, रेजिस्टिविटी है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। और फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग नाम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का, ठीक है। वैसे ये डेफिनेशन मेटालिक कंडक्टर के लिए वैलिड है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, वो, है ना। अच्छा, इसका अपना सिंबल क्या है, तो इसको एक सिंबल दिया है कप्पा, ठीक है ना। कप्पा के की तरह, स्मॉल के की तरह लगता है, हल्का फुल्का थोड़ा सा देखने में, लेकिन वो थोड़ा ग्रीक लेटर है ना। के की डंडी को ऐसे पहले तिरछा कर दो और स्मॉल के बना दो, थोड़ा सा डंडी सर सिग्मा भी तो सिंबल होता है। सिग्मा भी शायद फिजिक्स में हाँ सिंबल दिया था, लेकिन केमिस्ट्री में तो कप्पा ही एनसीईआरटी ने यूज किया है। यस सर। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में तो यही यूज करने वाले हैं, है ना, कप्पा। तो अच्छा, तो कप्पा बराबर क्या लिखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, 1/2 है। कप्पा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो दोनों कंडक्टर के लिए हाँ, ये भी दोनों के लिए ही है, लेकिन हम लोग तो बस इलेक्ट्रोनिक कंडक्टेंस की बात करने वाले हैं, है ना।
मतलब हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला होगा कप्पा इक्वल टू 1/रो। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है ना, और कप्पा क्या है? कप्पा बोल दे, कटप्पा मत बोल देना। ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। अच्छा, रो का एक और नाम है, बता दो। रो को रेजिस्टिविटी तो बोलते ही है, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, पता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। चलो वो सब तो जानते हो। अब कप्पा की यूनिट बता दो, बताओ तो फिर ओम इनवर्स मीटर पर ओम। हाँ, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में सीजीएस यूनिट पे ही बातें करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखो रो का इनवर्स, और फॉर्मूला हमारे पास क्या है? R इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो बराबर क्या हो गया? R A बाई L। रो हो गया ओम और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, ये कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? रो सेंटीमीटर है। ये रो इनटू सेंटीमीटर तो नहीं, ओम इनटू सेंटीमीटर तो किसकी यूनिट है? रो की। और कप्पा रो का रेसिप्रोकल है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। तो इसकी यूनिट लिख लीजिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर अभी हम लोगों ने ओम इनवर्स को क्या लिखा था? मो लिखा था, तो मो सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, या फिर इस मो को ही साइमन लिखा था, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो वो इनमें से कोई भी यूनिट आपको लिख के दी जा सकती है, ठीक है। तो कप्पा की यूनिट हो गई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, मो सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और कप्पा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इतनी बातें क्लियर? ये तो हो गई बात डेफिनेशन। अब इसमें एक छोटा सा टर्म आता है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कप्पा का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो ये तो बेटा इसकी डिफिनेशन हो गई कि रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो गया, क्या हो गया? कप्पा हो गया। लेकिन कप्पा से हमें उस सेल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? जैसे ऐसे समझो कि एक सेल आपको दे दिया गया इलेक्ट्रोड्स, उसका कप्पा मैंने बोल दिया 100 है, ठीक है। एक दूसरा सेल दे दिया, उसका कप्पा मैंने बोल दिया 200 है। तो कप्पा की वैल्यू डबल है दूसरे सेल की, तो डबल तो है, न्यूमेरिकल वैल्यू डबल है, लेकिन उसमें क्या चीज डबल है? मतलब कप्पा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस डबल है, तो मतलब कोई ऐसी चीज होगी जो डबल होगी, है ना। तो क्या ऐसा होगा जो डबल है? तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको उसको फील करना है। जैसे रेजिस्टेंस में बोलूं कि एक वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, एक का 200 ओम है, तो इससे क्या फीलिंग आ रही है कि दूसरे वाले वायर में जो रेजिस्टेंस जस्ट डबल है, मतलब उसमें है वो 2 टाइम्स रेजिस्टेंस फील कर रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, है ना। बोलो भाई, है ना? ऐसे थोड़ा फीलिंग आ रही नहीं आ रही? लेकिन अगर कप्पा की वैल्यू डबल है या हाफ है, तो कैसे क्या कुछ पता चल रहा है उससे? मटेरियल आयंस का रेजिस्टेंस मूवमेंट मोबिलिटी कम हो रही, कप्पा अगर बढ़ रहा है तो। 2 टाइम स्मूथ मोशन, है ना। तो देखो किसने बताया? अतिक्स ने बताया। तो देखो इसको समझते हैं इस बात को, है ना। बहुत बेसिक बात है, लेकिन कई बड़े बड़े क्वेश्चनों में ये पॉइंट बड़ा आपको हेल्प करने वाला है आगे, है ना। तो उसको रटने की बजाय समझना हम लोग के लिए ज्यादा बेहतर है। देखो उसको समझते हैं। क्या करते हैं? एक हम लोग सेल तैयार करने आ रहे हैं, इलेक्ट्रोड सेल, और वो सेल का जो वॉल्यूम है, मैं यूनिट वॉल्यूम का एक इलेक्ट्रोलिक सेल तैयार करने आ रहा हूँ, है ना। मैं एक सेल तैयार करने जा रहा हूँ जिसका वॉल्यूम क्या है? यूनिट वॉल्यूम, है। यूनिट वॉल्यूम का सेल तैयार करने का मतलब समझ रहे हो क्या करना पड़ेगा मुझे?
हाँ देखो, एक मैं सेल इलेक्ट्रोड सेल तैयार करने जा रहा हूँ जिसका वॉल्यूम मुझे क्या लेना है एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सेल की लेंथ में लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड ले लूंगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसकी प्लेट का जो विड्थ है वो भी मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, और हाइट भी मैंने ले लिया आइडियली 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों चीज 1 1 ले ली, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये जो सेल के अंदर का वॉल्यूम यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ कोई फिल होगा, है ना, तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, है। ठीक है, तो इसका मतलब एक मैं सेल तैयार करने जा रहा हूँ जिसका मैंने वॉल्यूम कितना ले लिया है, एक यूनिटी वॉल्यूम का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का एक मैंने सेल तैयार किया, ठीक है। अच्छा, और यूनिटी वॉल्यूम का क्या मैंने लिया, एक सेल तैयार कर दिया, ठीक है। और इस यूनिटी वॉल्यूम का जो सेल मैंने तैयार किया है, ठीक है, इस यूनिटी वॉल्यूम का मैंने जो सेल तैयार किया है, इस सेल का जो कंडक्टेंस होगा वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, ये बात अभी नहीं हजम होगी। देखो एक में चलो पहले रिलेशन नहीं पढ़ा है, तब वो न्यूमेरिकली आपको एक बार में हजम हो जाएगी, नहीं तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो एक पहले फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस। कप्पा और सी में क्या रिलेशन होता है, तो देखो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है R बराबर R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अगर इस फॉर्मूले को बोथ साइड हम लोग इन्वर्टेड फॉर्म में लिखते हैं, इन्वर्ट करते हैं, है ना, ये इनवर्स फॉर्म में लिखते हैं, तो 1 बाई आर इधर हो जाएगा, इधर 1 बाई रो हो जाएगा, इधर ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 बाई आर ये कुछ कुछ होता है, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, कंडक्टेंस, और 1 बाई रेजिस्टिविटी कप्पा हो जाएगा इनटू ए बाई एल। तो ये फॉर्मूला बनता दिख रहा है, कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इनटू ए बाई एल, और कटप्पा बराबर, सारे फॉर्मूले याद रखने, तो कटप्पा बराबर क्या हो जाएगा सी एल बाई ए, मतलब मेन फॉर्मूला ये बन जाएगा। भाई कप्पा को इधर रखो, बाकी इधर ले आओ, तो मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये कप्पा क्या है, स्पेसिफिक, क्या इसको बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। और सी क्या है, सी कंडक्टेंस, ठीक है। एल अभी डिस्कस ही किया था, लेंथ बिटवीन पैरेलल इलेक्ट्रोड सेंटीमीटर में लेंगे, और ए क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वो एरिया जो डिप्ड है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये अभी एक मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, ये एक छोटा सा फॉर्मूला, इसमें भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोग को फिजिकल सिग्निफिकेंस को हम लोग समझने जा रहे थे, तो वहां पे मैंने क्या किया था, एक सेल तैयार किया था जिसमें मैंने लेंथ कितनी ले ली थी 1 सेंटीमीटर, और एरिया भी कितना ले ली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सेल तैयार किया तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर आ गया, कप्पा, मतलब सी के कंडक्टेंस के बराबर आ गया। इसका मतलब समझो कप्पा क्या मेजर कर रहा है, कप्पा मेजर्स द कंडक्टेंस ऑफ यूनिटी वॉल्यूम इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड सेल जिसका खुद का वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वही स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी के बराबर होगा, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का एक अगर एक इमेजिनरी सेल आप एज्यूम करें, उसका जो नेट कंडक्टेंस होगा वही कप्पा के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात अगर करें तो ये इसी फॉर्मूले से ही रिलेट करना में आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा कि लेंथ मैंने ले लिया, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा करने पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इनडायरेक्टली किसके बराबर आ गया, कंडक्टेंस के। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि कप्पा क्या मेजर कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है जिसको हम लोग कप्पा बोल रहे हैं, है ना, इट मेजर्स
स्पेसिफिक कंडक्टेंस ब्रैकेट में कप्पा measures the conductance of unity volume मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होगी उसे मेजर कर रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, है ना, कप्पा कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं, है ना। तो यूनिटी वॉल्यूम का एक्सेल आप अगर इमेजिनरी से ध्यान करें, उसका जो नेट कंडक्टेंस है वो ही कप्पा के बराबर है ना। तो जैसे मैंने बोला था कि एक सेल का कप्पा 100 है, एक सेल का कप्पा 200 है, तो अगर दोनों सेल का यूनिटी वॉल्यूम का आप सॉल्यूशन निकालें, इमेजिन करें, तो किसकी कंडक्टिविटी, किसका कंडक्टेंस ज्यादा है, जिसका 200, मतलब जिसका 200 है उसका कंडक्टेंस डबल है ना। लेकिन वो कंडक्टेंस कितने वॉल्यूम का है, वो यूनिटी वॉल्यूम का है ना। मान लो कि 100 ml का इलेक्ट्रोलाइट है, उससे अगर 1 ml दोनों का निकालें रैंडमली, तो दोनों के 1 ml में कंडक्टेंस जिसका 200 है वो जस्ट डबल है ना, 100 वाले के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कंडक्टेंस एक्चुअली यूनिटी वॉल्यूम का क्या होता है, यूनिटी वॉल्यूम वाले इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको कनेक्ट करके चलेंगे। अभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कई जगह बस ये छोटी सी लाइन ही आपको बड़ा मतलब हाँ ये बात क्वांटिटी बेसिस पे नहीं, क्या नहीं डिफाइन कर सकते थे, बताओ। हाँ ये नहीं डिफाइन कर सकते, हाँ ये चीज नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ अच्छा, नोट करो। तो समझ में आ गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है, इट मेजर्स द कंडक्टेंस ऑफ यूनिटी वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसी इलेक्ट्रोलाइट की यूनिटी वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है वही कप्पा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसमें एक बेसिक पॉइंट है जो मैं बताऊंगा। चलिए फिर आगे। और ये एक छोटा सा फॉर्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का रिलेशन। कप्पा इक्वल टू सी एल बाई ए, कप्पा इक्वल टू सी एल बाई ए। कप्पा यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सी कंडक्टेंस है, एन लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड है, और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो डिप्थ है इलेक्ट्रोलाइट, है ना, वो एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट में डिप्थ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, फिर इसमें देखो एक ये भी पॉइंट है कि इफ प्लेट्स हैव डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, कभी मान लो किसी न्यूमेरिकल में ऐसा डेटा दे दिया जाए कि जो दोनों प्लेटें हैं वो डिफरेंट एरिया की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बना सकते हो कि एक प्लेट मान लो ये है और एक प्लेट ये, लेकिन दोनों का एरिया क्या है, अलग अलग है। वैसे ज्यादातर तो एरिया सेम ही दिया जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना चाहेगा तो इस तरह से एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। तो अगर कभी ऐसा दे दिया जाए कि मान लो कि दोनों प्लेटों का एरिया डिफरेंट है,
इसका कुछ मान लिया एरिया A1 है और इसका A2 है, और हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल में। तो वहां वो एरिया हम लोग क्या रखेंगे, A1 रखेंगे कि A2 रखेंगे? बस ये चीज आपको समझनी है, A2 रखेंगे ना, क्लियर। तो A2 रखेंगे क्योंकि A2 एरिया दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो ऐसे केस में कॉमन एरिया ही रखना चाहिए, ठीक है, जो दोनों प्लेट के लिए क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे हमें वो एरिया सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, क्योंकि हमारे मतलब का बस यही इलेक्ट्रोलाइट होगा जो इन दोनों प्लेट के बीच में ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा होगा, हमें केवल इसी से मतलब रखना होगा, इसी का मेजर कर पाएंगे प्रैक्टिकली ये कर देगा। तो यहाँ पे जो एरिया लेना पड़ेगा वो कॉमन एरिया लेना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया क्या लेना पड़ेगा, कॉमन, या इसे ही इफेक्टिव एरिया भी हो सकते हैं, इफेक्टिव एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, और ये A2 के बराबर होगा। हाँ, हम लोग ये इतना मान ली करें ना, जब सर कंसंट्रेशन ऑफ जो आयंस आते हैं वो स्टेट रहेंगे उसके आसपास रहेंगे, तो सेम हुआ कंसंट्रेशन। अगर डिफरेंट होगा तो सर दोनों एरिया देखो इसमें बस ये बोल दिया था कि ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है हमको, कम से कम सोचना है सीधा से इतना ध्यान रखना है कि वो वाला एरिया जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी आयंस का मूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है, वो वाला वॉल्यूम ही कंसीडर किया जाएगा। तो नहीं बिल्कुल वो कहने के मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि इधर वाले एरिया के इलेक्ट्रॉन आयंस जाएंगे, नहीं बिल्कुल जाएंगे, है ना, लेकिन उनको इग्नोर करके चलना पड़ेगा अगर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। अदरवाइज तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट वही है कि ऐसे केस में हमें इग्नोर करना पड़ेगा वो बात, ठीक है। वो तो आयंस को तुम लोग रोक ही नहीं सकते, है ना, आयंस भी जाएंगे उस छोटी वाली प्लेट की तरफ, ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकली न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉमन एरिया छोटी वाली प्लेट का लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसमें तो ये हो गया पॉइंट, ठीक है। तो ये और बात जो हम लोग ये डिस्कस करेंगे। फिर इसमें टर्म आता है सेल कांस्टेंट। अच्छा, ये जो टर्म है ये केवल और केवल इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए डिफाइंड है। ये टर्म जो है, अब जो टर्म पढ़ेंगे वो मेनली इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए डिफाइंड होते हैं। तो जैसे सेल कांस्टेंट ये स्पेसिफिक टर्म केवल किसके डिफाइंड है, इलेक्ट्रोलिक, ये मेटालिक कंडक्टर के लिए नहीं डिफाइंड है ना, ये केवल इलेक्ट्रोलिक कंडक्टर डिफाइंड है। तो ये क्या होता है, देखिए किसी भी इलेक्ट्रोड किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो लेंथ होती है, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड और उसका एरिया का जो रेशियो होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो होता है, उसे ही वो इस रेशियो को ही सेल कांस्टेंट बुलाता है। सेल कांस्टेंट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। L अपॉन A के L और A के रेशियो को ही यहाँ पर नाम दिया जा रहा है सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं उन्हीं के ये टर्म डिफाइंड होता है। L है यहाँ पे लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, और हम लोग सेंटीमीटर में ही लेने वाले हैं सीधे सिस्टम में, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वही कॉमन वाला या फिर डिप्ड वाला ही लेंगे, अंडरस्टूड है। और कितने यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे टर्म की यूनिट क्या हो जाएगी, सेल कांस्टेंट की सेंटीमीटर, है ना। हाँ, इसका सिंबल क्या दिया गया है, वैसे तो सेल कांस्टेंट को ज्यादातर सेल कांस्टेंट ही लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने इसको एक सिंबल दिया जी सितारा। हाँ हाँ बिल्कुल,
ठीक है। और अभी एक हम लोग ने रिलेशन ऊपर पढ़ा है कटप्पा वाला, क्या था, कटप्पा इक्वल टू CL/A, है ना। अब देखो कप्पा इक्वल टू, कंडक्टेंस को एनसीईआरटी ने G लिखा है और L/A सेल कांस्टेंट है, तो इसकी जगह G सितारा लिख सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें आप समझ जाइएगा कि ये फॉर्मूला और कप्पा इक्वल टू CL/A वो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, ठीक है। बस वो नोटेशन यहाँ पे वो एनसीईआरटी वाले यूज कर दिए गए, ठीक है। कप्पा इक्वल टू G सितारा, ठीक है। G कंडक्टेंस के लिए लिखा है और G सितारा सेल कांस्टेंट के लिए, ठीक है। हाँ, यूनिट क्या आ रही थी, इसकी यूनिट भी लिख डालिए। तो इसकी यूनिट आ रही थी सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स, या मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग मेनली सीजीएस सिस्टम में ही डेटा लिया करेंगे न्यूमेरिकल में, तो इसलिए सीजीएस सिस्टम वाली लिख रहा हूँ। मेन मतलब यही सीजीएस सिस्टम वाली मेन होती है, लिखने को तो मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ऐसा ही है अगर कोई पूछे तो, ठीक है ना। तो ये हो गई बात किसकी, सेल कांस्टेंट, ठीक है। चलो कभी न्यूमेरिकल में ऐसा बोलो कि कोई इलेक्ट्रोलिक सेल है, ठीक है, उसमें लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड दे दे, एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया, ठीक है, और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दे, मान लो KCl का सॉल्यूशन फिल कर दिया, ठीक है, और उसकी कंडक्टिविटी निकाले, और फिर क्या करे, उसी सेल में उस इलेक्ट्रोलाइट को हटा दे, है ना, उसकी जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिल कर दे, मान लो NaCl का सॉल्यूशन फिल कर दे, है ना, तो बताओ क्या चीज सेम रहेगी, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, है ना, क्योंकि आपने लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड डिस्टर्ब नहीं की, एरिया सेम भी डिस्टर्ब भी नहीं किया। तो जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी सेम सेल में पहले सॉल्यूशन फलाना था, उसको हटा के दिमागा ऐड कर दिया, इसका मतलब है कि सेल कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, L और A तो फिक्स ही रहेगी, है ना। तो ये मतलब बहुत कॉमन बात बताई मैंने, न्यूमेरिकल में बहुत कॉमन टाइप का पॉइंट होता है। अब आते हैं इसमें मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो देखो ये जो मोलर कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी के टाइप ही है, एक तरह से दो तरह से कंडक्टिविटी को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, आइदर मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका जो सिंबल दिया गया है वो लैम्डा दिया गया है। इसका जो सिंबल क्या दिया गया, पहले इसका सिंबल ही बता देता हूं मैं, इसका सिंबल दिया गया लैम्डा m, ठीक है, लैम्डा m। अच्छा, लैम्डा को भी लिखने के दो यहाँ पर टर्म दिए गए हैं, ये तो बेटा जनरल सब लोग जानते हैं कि वेवलेंथ को जैसे लैम्डा से लिखते हैं, तो मैथ या फिजिक्स में हर जगह लैम्डा जनरली ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर लैम्डा के लिए एक सिंबल और यूज किया जाता है, और वो कुछ ऐसा दिखता है, ए कैपिटल ए की जगह, है ना। कैपिटल ए में देखो यहाँ पे बीच में एक डंडी भी होती है, अगर ए में ये डंडी हटा दिया जाए तो ये लैम्डा, इसको भी लैम्डा ही बोलते हैं, ये भी ग्रीक लेटर है ना। तो यहाँ पे ये वाला लैम्डा भी यूज किया जाता है। मोलर कंडक्टिविटी के लिए छोटा सा सबस्क्रिप्ट में स्मॉल m भी लिख दिया है। तो मोलर कंडक्टिविटी के दो सिंबल हो गए, लैम्डा m, पढ़ते दोनों ही लैम्डा है, बोथ आर लैम्डा, ठीक है, बट लिखने का मतलब लेटर्स अलग अलग यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, सिंबल्स अलग। तो मोलर कंडक्टिविटी ये दोनों सिंबल हो गए। अब आते हैं भैया मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है भैया, हाँ क्या कर रहा था, नहीं ये उसके लिए केवल इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए। अब जितने पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए लिख रहे हैं। ये जितने भी पॉइंट अब हम लोग पढ़ा रहे हैं ये स्पेसिफिक कर रहे हैं, ये केवल किसके लिए डिफाइंड है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल
के बीच में हमने ये इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है और इसका जो वॉल्यूम यहाँ पे लेके चल रहा है वो यूनिटी वॉल्यूम नहीं है ना, यहाँ पे उसका वॉल्यूम कोई सिग्निफिकेंट 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे कोई सर्टेन वॉल्यूम है और है ना, ऐसा नहीं कि वो 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम लोग एक सॉल्यूशन तैयार करें 20 सेंटीमीटर क्यूब का और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हो, इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए डिसॉल्व करना है, तो उसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। एग्जैक्टली कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल NaCl, 1 मोल KCl, 1 मोल HCl। इलेक्ट्रोलाइट तो कोई भी एसिड बेस सॉल्ट हो सकता है। इसको आप अगर पानी में डिसॉल्व करके एक 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का क्या तैयार कर दो, एक 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का सॉल्यूशन तैयार कर ले, तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, बोलो भाई। नहीं, हाँ, उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, उस कंडक्टिविटी को हम लोग क्या नाम देंगे, मोलर कंडक्टिविटी, है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी सिंपल सी डिफिनेशन है, मोलर वैसे भी 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है कि मोलर कंडक्टिविटी, अगर इसकी डिफिनेशन लिखी जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड, मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, है ना। उसमें एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी की बेसिक, ये बोर्ड एग्जाम वगैरह में कई बार पूछ ली जाती है, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, केवल डिफिनेशन ही पूछ ली जाती है। तो मोलर कंडक्टिविटी डिफिनेशन हो जाएगी, इट इज मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द conductivity of 20 centimeter cube, 20 centimeter cube volume of solution, VML भी कह सकते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml होता है, तो कुछ करने में 1 सेंटीमीटर 1 ml होता है। ml CGSE में होता है भाई। It is defined as the conductivity of 20 centimeter volume solution containing 1 mole electrolyte, ठीक है। ये एक ऐसे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है, जिसमें एग्जैक्टली 1 मोल क्या पड़ा हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, ठीक है। बोलो, तो अगर हम लोग 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाल लें जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू जो भी आएगी उसी को हम लोग न्यूमेरिकली किसके बराबर कर देंगे, वही उसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग फॉर्मूला लिखें, मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ क्या लिख सकते हैं इसकी डिफिनेशन को समझते हुए। हाँ, लैम्डा m इक्वल टू, सही जा रहा है, हाँ, कप्पा बिल्कुल सही जा रहा हो, कप्पा इनटू, अच्छा तो कप्पा कितने वॉल्यूम की कंडक्टिविटी को मेजर करता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, V। तो अगर कप्पा में 20 सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा कि उस 20 सेंटीमीटर क्यूब में इलेक्ट्रोलाइट के मोल कितने प्रेजेंट हैं, 1, ये एज्यूम करके चलना है। तो इसका फॉर्मूला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इनटू 20 सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। मतलब वो उस 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ये मान के चल रहे हैं। तो न्यूमेरिकली या मैथमेटिकली ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, अब देखो,
हाँ हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे ये कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था। वो कंडक्टेंस ही तो कंडक्टिविटी के बराबर है, मतलब सी ही तो कप्पा के बराबर हो जाता है अगर जैसे ही 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम लेते हैं, है ना। ओके सर। तो वो एक ही चीज वो करते हैं आप, अगर 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम लेते हैं। तो कप्पा एक सेंटीमीटर की वॉल्यूम की कंडक्टेंस है, या कप्पा को तो कंडक्टिविटी भी बोलते हैं ना, तो कप्पा ही तो सी के बराबर हो गया है। तो कप्पा 1 सेंटीमीटर की वॉल्यूम की कंडक्टिविटी भी है, और ये इनटू वी कर दिया तो 20 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी, अगर उसमें 1 मोल प्रेजेंट है तो, ये मान के चल रहा है ना। क्लियर। अब देखो, अब इसको और थोड़ा सा इसको सिंपलेस्ट वे में लिखा जा सकता है। देखो आप ये बताओ कि मोल के टर्म में कंसंट्रेशन का फाइंड होता है, मोलरिटी है ना। तो अगर हम लोग पिक्चर में मोलरिटी को ले आए है ना, कंसंट्रेशन का टर्म मोलरिटी को पिक्चर में ले आए, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैपिटल एम जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका क्या डिफिनेशन होता है। मोलरिटी इज डिफाइंड एज moles of electrolyte divided by volume of solution in liter, volume of solution। अभी यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं ना बेटा, मोल पर वॉल्यूम भी इसमें मास आ जाएगा सॉल्वेंट का, तो मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अभी कैपिटल एम ही लाओ, ठीक है। थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है हमें, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखना है। हाँ लाने तो ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा रिलेशन। तो अब देखो हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कितने मोल प्रेजेंट है, 1 मोल है ना। तो जहाँ पे मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे क्या रखते हैं 1, और डिवाइड कर दे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। लेकिन हम लोग ये मान लिए कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, तो लीटर में लिखे तो कितना लिखेंगे V/1000 है ना। अगर वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ही लेके चलना है तो डिवाइडेड बाई 1000 करना पड़ेगा, लेकिन वो 1000 चौथी मंजिल ऊपर आएगी नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ से बताओ 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, 1000 अपॉन मोलरिटी। बोलो भाई इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, है ना। अब बस ये वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन नंबर जो भी मान लो भैया इसको कुछ, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने, और ये वैल्यू बेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। ये जो 20 सेंटीमीटर की वॉल्यूम की जो रिलेशन मैंने मोलरिटी के रिस्पेक्ट में निकाला, वो ऊपर हम लोग अगर सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। और बेटा न्यूमेरिकल में यही वाला यूज भी करेंगे हम लोग, क्योंकि ज्यादातर आपको मोलरिटी दी जाएगी जब भी मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाएगी ना, तो ये फॉर्मूला हमारे सबसे काम का है। ये फॉर्मूला जो आ रहा है ना मेरा, ये सबसे काम का फॉर्मूला, ठीक है। यही हम लोग आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल एम यहाँ पे मोलरिटी है ना, कैपिटल एम जिसको हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो क्लियर होगी बात है। तो मेन ये फॉर्मूला है जो कि मेन न्यूमेरिकल्स में हम लोग यूज करेंगे। इस पे ये मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन में जुड़वा फॉर्मूले लगते हैं। जुड़वा मतलब समझो कि ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, और कप्पा वो आपको देगा नहीं, कप्पा निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला कप्पा इक्वल टू CL/A ये भी लग रहा होगा। कप्पा आपको वो C दे देगा या रेजिस्टेंस दे देगा, और L और A से पहले कप्पा निकालना होगा आपको, और फिर वो वैल्यू यहाँ चिपकानी होगी, मोलरिटी की वैल्यू रखनी होगी, तब जाके हमें क्या मिलेगा मोलर कंडक्टेंस। तो इसको 3 नंबर का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फिक्स है,
ये फॉर्मूला और वो कप्पा इक्वल टू CL/A कटप्पा वाला दोनों मिलके एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, सीधा साधा सा सिंपल सा, है ना। और वैल्यू रखना पड़ता है उसमें ढंग से, ठीक है। रवि जी बता रहे हैं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन आता है एक, चलो करते हैं, ठीक है। बोलो। अच्छा यूनिट लिख डालो पहले इसकी, यूनिट ऑफ लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट बताओ क्या होगी, यूनिट ऑफ लैम्डा। कई बार यूनिट से पहचानना पड़ता है क्वेश्चन को, बताओ क्या होगा। अच्छा यूनिट बतानी है तो आप इस फॉर्मूले से बताओ, थोड़ा इजी रहेगा यूनिट बताने में आपको, है ना। हाँ बताओ क्या होगा साइन, बताओ भाई, तुषार बताएगा। कप्पा की यूनिट क्या थी, साइमन सेंटीमीटर, है ना। साइमन या ओम इनवर्स लिख दिया मैंने, कोई बात, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ये कप्पा हो गया। और इनटू वी, वी की यूनिट ऑलरेडी किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन ये नहीं भूलना है कि इस वी सेंटीमीटर वॉल्यूम में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट घुला हुआ है, डिसॉल्व है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ये जरूर लिखना भैया, क्योंकि इस 20 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है ना। अब बताओ बताओ क्या है यूनिट, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्यूब मिलके क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, बहुत बढ़िया। और मोल इनवर्स, ये बेटा यूनिट होती है लैम्डा एम की। तो न्यूमेरिकल में जब भी बेटा यूनिट आप देख लीजिएगा कि आपको CGS में दी है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि CGS सिस्टम में ये यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। CGS सिस्टम में ये यूनिट आती है, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर। अच्छा जब लैम्डा इस यूनिट में दिया हो तभी ये वाला फॉर्मूला लगाना भी आता है ना। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में मेंस के पेपर में तो यूनिट के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, अभी तक तो नहीं करा है। एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया तो उन्होंने SI यूनिट में दे रखा था, मोलर क्वांटिटी SI में दे दी थी, और बच्चों ने ये NCERT का रटा है फॉर्मूला लगा दिया तो सब सत्यानाश हो गया, है ना। उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि अरे यार उन्होंने पता क्वेश्चन में क्या किया था, लैम्डा एम की आसान क्वेश्चन था देखने में, और बस मीटर इसका ये दे दी, लैम्डा की दे दी, ओम इनवर्स मीटर इसका सेंटीमीटर, बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ये फॉर्मूला लगा दिया। तो ये भी लिख लो, अगर SI सिस्टम में लैम्डा एम दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, उसको आप डिराइव भी कर सकते हो। ये जो 1000 न्यूमरेटर में आ रहा है वो डिनोमिनेटर में आना शुरू हो जाएगा, हाँ इतना चेंज होगा। तो वो डायरेक्ट आप उसको या उसको पूरा ऐसे निकाल के लाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं लीटर में ले रहा हूँ, आपको मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, है ना। मतलब मीटर, जैसे मैं सेंटीमीटर क्यूब में ले रहा हूँ, मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, तो वो 1000 डिनोमिनेटर की जगह इसमें आएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, मतलब ये 1000 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो नीचे आ जाएगा फिर, तो लिख लो यहाँ पे बट इन केस ऑफ SI सिस्टम, बट इन SI सिस्टम, अगर सपोज फूले बढ़ के मोलर कंडक्टिविटी SI सिस्टम वाली दे क्वेश्चन में इज गिवन, है ना, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है, लैम्डा एम बराबर कप्पा इनटू 1 अपॉन वो 1000 जो न्यूमरेटर है में है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, वैसे इतना फर्क पड़ता है, ठीक है, ये फर्क पड़ जाएगा, इससे फिर आंसर सही आएगा। लेकिन अगर आपने ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दिया SI सिस्टम में तो गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर वाला CGS में भी लगाइएगा, है ना। ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब ये वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर मोड इनवर्स, और कप्पा भी SI में, मीटर इनवर्स ओम इनवर्स, तो दोनों SI में होना चाहिए। लैम्डा का SI यूनिट ये है,
मीटर सॉरी इनवर्स लिखिएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो बस ये थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखो पढ़ रहे हो तो पहले इक्विवेलेंट ही पढ़ लो, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। तो इक्विवेलेंट पहले इसको नोट कर लो, है ना, कहीं डाउट हो पूछ सकते हो। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एसआई सीजीएस सिस्टम में जो है वही वैसे मेन है, 99% केस में वही लगेगा, क्योंकि आपको सीजीएस में ही लैम्डा की वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में। लेकिन अगर एसआई में दे दे तो फिर वो ध्यान रखना कि 1000 जो डिनोमिनेटर में आ रहा है वो डिनोमिनेटर, ठीक है। डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेना, उतना ही बस फर्क पड़ता है। अब आते हैं कि ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। देखो कंडक्टिविटी दो तरह डिफाइन होती है ना, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इसको भी समझ लीजिए बेटा। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को अगर डिफाइन करना है तो इसमें इसका जो सिंबल होता है, इसका सिंबल दिया गया है लैम्डा इक्विवेलेंट, इसको लैम्डा इक्यू, लैम्डा लिखेंगे लेकिन सबस्क्रिप्ट में इक्यू लिख देंगे, है ना। और या फिर वो लैम्डा वो ए वाला भी लिख सकते हो, लेकिन स्टिल सबस्क्रिप्ट में इक्यू लिखना पड़ेगा, तो इसके लिए ये सिंबल दिया गया है लैम्डा इक्यू, ठीक है। अच्छा, इसको कैसे थ्योरी में डिफाइन किया गया, तो इसमें भी बेटा हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार कर रहे हैं वो 20 सेंटीमीटर की वॉल्यूम का सेल है, लेकिन इसमें आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट वो 1 मोल नहीं डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना। कितना डिसॉल्व कर रहे हैं, 1 मोल की जगह आपको याद रखना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर रहे हैं। क्वांटिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 मोल ना होकर वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा उसकी कंडक्टिविटी जो आएगी मेजर करने पे वो कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो बस इतना ही फर्क है, बस मोलर कंडक्टिविटी में 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ था, इसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, और इसकी कंडक्टिविटी जो आएगी न्यूमेरिकली वो लैम्डा इक्विवेलेंट होगी। तो इसकी डिफिनेशन भी सिमिलर ही होगी, बताओ कहाँ पे चेंज होगा डिफिनेशन, है ना। नॉर्मलिटी का, हाँ फॉर्मूले में नॉर्मलिटी का टर्म आता है, लेकिन डिफिनेशन में बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी ऑफ 20 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल की जगह क्या बोलना पड़ेगा आपकी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, बस इतना फर्क पड़ जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। बोलो भाई, तो बस ये इतना ही डिफरेंस होता है दोनों के डिफरेंस। तो यहाँ पे एक 20 सेंटीमीटर की वॉल्यूम में एग्जैक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, और इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी हम लोग मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंटली वो कहलाएगी मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, है ना। इसका मैथमेटिकल रिलेशन अगर लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे लैम्डा इक्यू बराबर कप्पा, कप्पा कितने वॉल्यूम की कंडक्टिविटी मेजर करता है 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम की, और यहाँ पे कितना ले रहे हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो कप्पा इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे, और ये मानते हुए तो उस 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अभी एक मोल इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, अबकी 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा हुआ है, तो जो कंडक्टिविटी आएगी वो है इसके बराबर होगी लैम्डा इक्यू के। अब वही बात है कि भैया इसको थोड़ा सिंपलेस्ट वे में कैसे लिखें, तो यहाँ पे आपको इतना याद ही होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन का कौन सा टर्म पढ़ते थे, नॉर्मलिटी, है ना। ग्राम इक्विवेलेंट से रिलेटेड कंसंट्रेशन का एक ही टर्म ही होता है, जिसको हम लोग नाम दिए थे नॉर्मलिटी, है ना। तो अगर नॉर्मलिटी की बिल्कुल बेसिक डिफिनेशन पे चले जाए तो नॉर्मलिटी की बेसिक डिफिनेशन क्या होगी,
तो ये हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। डिनोमिनेटर में तो वॉल्यूम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट हम लोगों ने कितना ले लिया, 1 ले लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और वॉल्यूम लीटर सेंटीमीटर क्यूब में v सेंटीमीटर क्यूब, तो लीटर में कितना हो जाएगा v सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ भी वही है कि 1000 मिनट में चला जाएगा, तो यहाँ से v सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1000 अपॉन नॉर्मलिटी हो जाएगा, है ना। बोलो भाई यही आएगा। ये आ गया। और अगर ये वैल्यू फिट कर दे यहाँ पे तो नॉर्मलिटी सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। यहाँ पे मोलरिटी का टर्म आ रहा है, अब वहां पे किसका टर्म आ जाएगा, नॉर्मलिटी। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, हाँ इसकी अगर यूनिट लिखे यहाँ पे तो देखो कप्पा की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन अब की 1 मोल नहीं पड़ा हुआ है, एक इक्विवेलेंट पड़ा है, तो डिवाइडेड बाय पर इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। हाँ, जैसे मोल की यूनिट MOL होती है, मोल की हटा देते हैं, ऐसे इक्विवेलेंट को EQ लिख देते हैं एज ए यूनिट। ग्राम इक्विवेलेंट में एक ही चीज है, ग्राम वर्ड बोलते हैं कि लगाना नेसेसरी नहीं होता, मतलब हटा भी दो तो भी हाँ है, तो उसको ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा यूनिट में बड़ा नाम हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट यूनिट में छोटा सा सिंपल लिखना है। हाँ, एक फॉर्मूला होता है मोल और ग्राम इक्विवेलेंट में रिलेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी टू एल फैक्टर होता है ना, तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल इनटू एल फैक्टर, क्योंकि नॉर्मलिटी के एक्सप्रेशन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर निकाल रहे हैं, मोलरिटी में मोल पर लीटर, तो वो सेम वही रिलेशन आता है, जो नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशन आता है वही ग्राम इक्विवेलेंट और मोल में रिलेशन आ जाता है। इक्विवेलेंट मास तो अलग चीज हो गई, इक्विवेलेंट मास वैसा है जैसे मोलर मास है, वो तो फिक्स वैल्यू होगी ना, हर एक कंपाउंड का इक्विवेलेंट से फिक्स वैल्यू होगी, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट तो जैसे मोल की तरह है कि हर कंपाउंड का मोल मास पे डिपेंड करता है ना, ऐसे ग्राम इक्विवेलेंट भी मास पे डिपेंड करता है, लेकिन W/E को ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, W/E ग्राम इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। और W/M मोलर मास वो होता है मोल, मास अपॉन मोलर मास मोल, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट बहुत आसान है, ग्राम इक्विवेलेंट W और W डिवाइड बाय E का रेशियो होता है, हाँ मास अपॉन इक्विवेलेंट। अगर मान लो निकालना हो, यहाँ तो खैर हम लोग इस 1 ग्राम इक्विवेलेंट मान ही लिए तो उसकी जगह 1 रख दिया, लेकिन अगर मान लो ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो वो उस फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। यूनिट चल लिख देता हूँ, यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ लैम्डा EQ, तो इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। बोलो भाई ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये यूनिट जरूर नोट कर लीजिए, क्वेश्चन में कई बार यूनिट से आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा टर्म क्या है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले अभी हम लोगों ने पढ़ लिए सारे, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, और सबका उसी में रिलेशन पढ़ दिया, ठीक है। अब न्यूमेरिकल आप कर सकते हो बहुत आसानी से, देखो एक ये क्वेश्चन है, इसको करना है ना, साथ ही साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीड करते हैं।
the resistance of a decimolar solution of a salt occupying a volume between two platinum electrodes 1.8 centimeter apart and 5.4 centimeter area was found to be 32 ohm. देखो क्या क्या उसने आपको दे दिया है, एक आप उसने इलेक्ट्रोलिक सेल की बात कर रहा है और उस इलेक्ट्रोलिक सेल का डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड कितना ले रहा है, बोलो भाई। वन पॉइंट एट से ना, देखो भाई इसमें क्या क्या दिया हुआ है भैया, इसमें ये डिस्टेंस जो है वो आपको दे दिए प्लेट के बीच का, कितना दिया है 1.87, ठीक है। और एरिया भी दे दिया उसने, प्लेट का एरिया 5 पॉइंट कितना दिया था 4, सब देखो सीजीएस में दे रहा है और हम लोग को सारे फॉर्मूले सीजीएस में ही निकाले, मेन फॉर्मूले तो हमें सीजीएस में मतलब भी। तो सबसे पहले हम लोग सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। चलो इसका मतलब इस सॉल्यूशन इसका मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो सेल कांस्टेंट अगर एल दे दिया ए दे दिया तो आप तुरंत सेल कांस्टेंट निकाल दिया। सेल कांस्टेंट एल ओ ए का रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा 1.7 डिवाइड बाई 5.4, है ना। जस्ट कितना आ रहा है, कितने टाइम्स 1.3 ठीक आ रहा है। हमें लग रहा है एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा क्या, चलो कोई बात है, तो ये कुछ आ रहा है बस, ठीक जो भी आ रहा है। अरे कुछ गड़बड़ कर दी, अब देखो 1/3 है। अब देखो वो लिखने में लिख सकते हैं, लेकिन बस वही कि आप थोड़ा सा राउंड ऑफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो राउंड ऑफ कर सकते हो, है। तो ये कितना आ रहा है 0.9 है 133 आएगा 1/3 अगर भाई गड़बड़ मत कराओ, ठीक है। तो ये लगभग 1/3 आ रहा है, लगभग 0.0 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर लिखने जा रहे हो तो यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो आधा नंबर टीचर उड़ा देगा। बोर्ड एग्जाम में बैठा हुआ है तलवार सुलेमानी लेके, यहाँ अपने यूनिट नहीं खड़ाक से काटेगा। आप क्यों ऐसा करोगे। अब देखो सेल कांस्टेंट निकाल लिया, अब उसने क्या दिया था, एक वर्ड यूज किया था डेसीमोलर। डेसीमोलर मतलब क्या, कंसंट्रेशन कितना, मोलरिटी कितनी, नहीं 10 नहीं 1/10। डेसीमोलर होता है 1/10 मतलब 0.1, ठीक है। सिर्फ 0.33 आ रहा है। डेसीमोलर मतलब होता है मोलरिटी जो ली गई है वो 1/10 ली गई है, मतलब 0.1 मोलर, ठीक है। सेल भैया मोलरिटी अब वो तुम लोग उसको देखो क्या आ रहा है ना, उसी पीछे पड़े रहेंगे तो होगा। अब ये जो उसने रेजिस्टेंस दिया वो कितना है 32 ओम, तो भैया रेजिस्टेंस दे दिया, तो रेजिस्टेंस से हम लोग कंडक्टेंस निकाल लेंगे ना। कंडक्टेंस कितना आ गया, C = 1/R 1/32, ठीक है। अब देखो उसने दो बातें पूछी हैं, पहले पार्ट में कप्पा पूछ रहा है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ना कप्पा, तो फर्स्ट पार्ट में हमें कप्पा निकालना है, तो कप्पा = क्या फॉर्मूला होता है CL/A, तो C की वैल्यू 1/32 और सेल कांस्टेंट आप निकाल लिए थे 1.87 डिवाइड बाय 5. तो जितना भी आ रहा हो अब ये बता दो भैया कितना आ रहा है, ये सही बताना होगा, इसमें गड़बड़ मत कर देना, कैलकुलेटर चला लो कोई दिक्कत सर 0.01 है 0.
0.014. अरे भाई सही करो, छोटा सा कैलकुलेशन है। 0.0108। हाँ सही बता रहे, बताइए ये आता है इसमें। ओम इनवर्स, हाँ यूनिट के साथ लिखिए, कप्पा की यूनिट ओम इनवर्स या मोल सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में उसने आपसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा था, है ना? बोलो भाई, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो भाई ये भी निकाल लेंगे, सीधा फॉर्मूला ही लगाना है आपको, है ना? क्या हो जाएगा देखो, लैम्डा एम बराबर कटप्पा एल बाई ए, कटप्पा निकाल चुके, कितना है 0.0, नहीं थाउजेंड अपॉन मोलर डी होगा भाई, कटप्पा तो कटप्पा कितना है 0.0108 इंटू 1000 और मोलरिटी थी 0.1, ठीक, यहाँ से आ जाएगा बेटा। और 10 की पावर -4 पाउंड किराया लग रहा है, नहीं पावर में 10⁻4, ठीक है। तो कितना आ रहा है 108 पॉइंट कुछ आएगा, देख लेना 8 के आगे भी एक दो डिजिट कैलकुलेटर चलाओ तो मिल जाएगा, ठीक है। ये इसकी यूनिट हो जाएगी, जो भी आंसर आए उसको लिख देना यूनिट के साथ, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ठीक है। क्यों आधा नंबर कोई काटेगा? तो पता ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, है ना? ये दोनों जुड़वा फॉर्मूले होते हैं, ये लग रहा है तो ये भी लगेगा, तो दोनों साथ साथ लग के क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है इस तरह, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक ये वाला आप चाहो तो अटेम्प्ट कर लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ n/10 KCl solution is this. The resistance of solution contained in the cell is found to be 65 ohm. Calculate the cell constant. Cell constant पूछा जा रहा है, L by A पूछा। हाँ n यहाँ नॉर्मलिटी है, कैपिटल N, n कैपिटल N नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल M मोलर। हाँ चलो बेटा, हाँ इस क्वेश्चन में नॉर्मलिटी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मतलब इसकी जरूरत है नहीं, अननेसेसरी दे दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मत देखो, बाकी कई बार ऐसा होगा कि एक्स्ट्रा डेटा दे दिया जाएगा कंफ्यूज करने के, बच्चा सोचेगा यार कहीं ना कहीं यूज होगा, जबकि उसका कोई जरूरत है नहीं है। इस क्वेश्चन सेल कांस्टेंट निकालने में तो कोई जरूरत, अगर वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वगैरह कुछ पूछता तो यूज होता जाता, लैम्डा ई को पूछता तो यूज होगा। कितना आ रहा है आंसर बताओ भाई? 1.8 10 का -8 बच गए, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे आंसर था 30 मिनट का ही क्वेश्चन है ये तो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
S3 नंबर था ना ये क्वेश्चन नंबर, हाँ S3 है। S3 का आंसर देख लेता हूँ मैं। S3 का आंसर हमारा है, सब्जेक्टिव वाला है ना ये तो, 7.4 into 10 power minus. ये आ रहा है भाई 0.728। यस हाँ तो फिर ये 0.728 सेंटीग्रेड है ना। बस अगर ये आ रहा है तो फिर कोई समस्या, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन में और आपको सीट से छांट छांट के दे दूंगा, ठीक है, जितना आज हम लोग ने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। हाँ क्वेश्चन अभी और है तो वो आप लोग ऐसे होमवर्क कर लीजिएगा, कुछ में उसमें ऐड किए हुए हैं मैंने। तो अभी एक लेक्चर लगेगा, अभी पूरा नहीं, अभी काल्काउस लॉ रह रहा है, काल्काउस लॉ और कंडक्टिविटी टाइटेशन करो यार, एक लेक्चर में हो जाएगा। काल्काउस लॉ ज्यादा बड़ा है, अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका उदाहरण 3 वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आ जाओ, चलो फिर, हाँ